ऐसा हमने अक्सर देखा है नॉर्मली कि सरकारी ज़मीन पर पहले गुंबद बनाया जाएगा, फिर मज़ार बना करके उस पर कुछ अगरबत्तियां जलानी शुरू कर दी जाएंगी, फिर उसका पक्का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, फिर उसके बाद बगल में झोपड़ी डाल दी जाएगी, फिर उस पर टीन या चदरा डालने का काम शुरू किया जाएगा। उसके बगल में मस्जिद बना दी जाएगी। मस्जिद बनाने के साथ साथ पास में ही मुस्लिम रेसिडेंशियल एरिया भी बना लिए जाएंगे। अब अगर सरकार की जिम्मेवारी बनती है इस पर कि वो ऐसा ना करना दे, सरकारी कर्मचारी ऐसा करने से रोकें। और गौर करने लायक बात यहाँ पर यह है, यदि सरकारी कर्मचारी ऐसा करने से रोकना भी चाहता है तो फिर एक समस्या उस सरकारी कर्मचारी के पास आती है कि क्या सरकार भी ऐसा करना चाहती है? क्या सरकार की सोच और मोड क्या है? क्या सरकार भी एक्शन लेना चाहती है क्या? नमस्कार, मैं हूं रत्नेश। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 3-4 दिनों से उत्तर प्रदेश में एक मामला अखबारों में बहुत ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। मुस्लिम कम्युनिटी तरह तरह की धमकियां दे रहा है, तो कोई कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है। पढ़े लिखे सेकुलर हिंदू जो हैं विधवा विलाप करने में लगे हुए हैं। योगी सरकार को धमकियां दी जा रही हैं, ये कहते हुए कि योगी सरकार मिसयूज ऑफ पावर कर रही है। उत्तर प्रदेश को ये नहीं करना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को, या नहीं किया जा सकता है ऐसा। अल्पसंख्यकों के साथ यानी कि मुस्लिमों के साथ ऐसा कहा जा रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड कहता है कि वो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, धरना प्रदर्शन करेगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि योगी सरकार अपने आप में एक एक्शन है, एक्शन का पर्यायवाची है। योगी का केवल नाम ही काफी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मामला है कुछ मस्जिदें तोड़ी जा रही है उत्तर प्रदेश में, और इस स्तर पर तोड़ी जा रही हैं कि कोई भी शांति दूतों का जो भीड़ तंत्र है कुछ भी करने में असमर्थ है। मुस्लिम कम्युनिटी प्रोटेस्ट करने की पूरी जोर कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें प्रदर्शन करने में भी वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। लेकिन यूपी सरकार एक्शन मोड में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और वो लगातार मस्जिदों को तोड़ती ही चली जा रही है। आइए पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में क्या यह लीगल एक्शन है या मिसयूज ऑफ पावर है। इसके अलावा कड़ी प्रतिक्रिया का औचित्य पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि योगी जी इस एक्शन से हम सनातनियों को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी एरिया का। बाराबंकी एरिया जो है लखनऊ से गोरखपुर जाते समय जब आप ट्रेन से जाएंगे तो लखनऊ के बाद आपका बाराबंकी आता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं यह एक्सटेंशन ऑफ लखनऊ है। 1947 में आज़ादी से पहले जो पार्टीशन हुआ और भारत के मुसलमानों ने यह तय किया कि वो पाकिस्तान जाएंगे, और इस पाकिस्तान को बनाने में बिहार और उत्तर प्रदेश, बंगाल के जो मुस्लिम हैं उनका भरपूर योगदान रहा। ये सभी आप जानते भी होंगे। अब पाकिस्तान जाने के बाद जो संपत्ति, जो भूमि भारत में रह गई, हिंदुस्तान में रह गई, तो उस पर कोई लीगल राइट नहीं बनता है
क्योंकि उन लोगों को पाकिस्तान की भूमि भारत से अलग करके दे दी गई। लियाकत अली और नेहरू के बीच समझौता हुआ, जिसे भी हमें समझना पड़ेगा, जिसके तहत मुस्लिम भारत में रोक लिए गए और पाकिस्तान में हिंदू रोक लिए गए। पाकिस्तान में जो भी हिंदू स्ट्रक्चर थे उसको डिमोलिश कर दिया गया, गिरा दिया गया, तोड़फोड़ किया गया, और आज के तारीख में पाकिस्तान तो बस हिंदू जो है नाम मात्र के रह गए हैं। यह भी सर्वविदित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मजेदार बात यह है कि हिंदुस्तान में स्ट्रक्चर डिमोलिश करने के बजाय जो ये विशेष कम्युनिटी है उसकी स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने के बजाय अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई गई कांग्रेस के द्वारा, चूंकि उस समय सत्ता में काबिज थी, यानी कि तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि बाराबंकी की मस्जिद जो है तोड़ी गई वो 100 साल पुरानी है। ये दावा करना कि मस्जिद 100 साल पुरानी है, तो फिर सवाल उठता है कि यदि 100 साल पुरानी पहले की मस्जिद है तो जाहिर सी बात है यह आज़ादी के पहले की होगी, 1947 के पहले की होगी, 1947 में बंटवारे के पहले की होगी। अगर मस्जिद 1947 में बंटवारे से पहले की है तो उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, एग्जिस्टेंस क्या रही, उस पर ऑनरशिप का क्लेम वक्फ बोर्ड का कैसे बनता है, यह भी जानने योग्य बात है। इस स्थान के सभी लोग पाकिस्तान चले गए। वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना है, एसडीएम का, कि यह सरकारी जमीन का इंक्रोचमेंट है, इसलिए यह मस्जिद इलीगल थी। अब मैं अपने देखने वालों को यह भी बता दूं कि जो अनऑथराइज्ड और इलीगल का मतलब क्या है, तब जाकर के आप इस पूरे विश्लेषण को गहराई से ही समझ सकते हैं। अनऑथराइज्ड का मतलब होता है लैंड यूज सरकार के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जमीन कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उस पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। अगर कोई एग्रीकल्चर भूमि है तो उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। अगर रेसिडेंशियल ज़मीन है तो उस पर कमर्शियल फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती है। ये यूज़ ऑफ लैंड होता है जो कि एज पर रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट होता है। एक बात गौर करने लायक यह है कि एक चलन सा चल पड़ा है, एक साधारण प्रक्रिया अपना ली गई है। हिंदू रेसिडेंशियल एरिया में मुस्लिम मकान खरीदता है या ज़मीन खरीदता है, पीछे से कई मस्जिदें और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको पैसे देकर पैसे इकट्ठे करके उसको मदद करने की कोशिश करता है। जो ज़मीन ले रहा होता है वह मकान में धीरे से ऊपर के फ्लोर पर एक इबादत करने का स्थान बना लेता है और फिर वह अपने मुस्लिम मित्रों और परिवारों को बुलाना शुरू कर देता है। उसके कुछ दिन बाद उस मकान को मस्जिद डिक्लेयर करने का षड्यंत्र भी होता है। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में मैं कुछ भी करूं, मैं यदि नमाज पढ़ता हूं तो किसी को क्या दिक्कत है। ये सभी बातें अनऑथराइज्ड से संबंधित है, ऐसा नहीं किया जा सकता है, इसे भी समझना पड़ेगा, यह भी विचारणीय है। सिर्फ यह कह देना कि 100 साल पुराना है, इलीगल है अथवा अनऑथराइज्ड है, इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन ये बाराबंकी का पूरा मामला इलीगल है। कैसे? आइए मैं आपने देखने वालों को, आप सभी को बताता हूं। इलीगल का मतलब है कि पोजीशन होल्डर जो है उसके पास किसी तरह का कोई राइट नहीं है। वो जमीन शुद्ध रूप से प्योर सरकार की है और सरकारी जमीन पर चाहे वो मठ हो, गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो या अन्य कोई कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो रेसिडेंशियल एरिया ही क्यों ना बना दिया गया हो, वह इलीगल है।
सरकार को जमीन वापस लेने का अधिकार है कानूनन। और बाराबंकी का मामला भी इलीगल है, इसे भी आप ध्यान में रखें। सबसे पहले जो एसडीएम है उन्होंने नोटिस भेजा, जो पोजीशन होल्डर था उसको नोटिस भेजते हुए कहा कि आप ये सिद्ध करें कि ये प्रॉपर्टी ऑनरशिप आपकी बनती है और कैसे बनती है। चूंकि तहसीलदार का ये कहना कि ये प्रॉपर्टी सरकार की है, जो पोजीशन होल्डर था उसने रेसिडेंशियल बना रखा था। साधारण तौर पे हम यह देखा भी है हम सभी ने कि सरकारी जमीन पर पहले गुंबद बनाया जाता है, फिर उस पर मज़ार बनाया जाता है और अगरबत्तियां जलानी शुरू कर दी जाती है, फिर उसका पक्का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, फिर उसके बगल में झोपड़ी डाली जाती है, उस पर टीन चदरा डाले जाते हैं, उसके बगल में फिर एक छोटा सा मस्जिद बना दिया जाएगा। मस्जिद बनाने के साथ साथ मुस्लिम रेसिडेंशियल एरिया भी बसने शुरू हो जाते हैं। अब सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो ऐसा ना करना दे, सरकारी कर्मचारी ऐसा करने से रोके। लेकिन गौर करने लायक बात यह भी है कि क्या यदि सरकारी कर्मचारी सिर्फ चाह ले तो ऐसा कर सकता है? नहीं, कतई नहीं। सरकारी कर्मचारी यदि रोकना भी चाहता है तो फिर एक समस्या ये आती है उसके पास कि सरकार भी ऐसा करना चाहती है क्या? सरकार की सोच क्या है, मूड क्या है? क्या सरकार भी एक्शन लेना चाहती है क्या? अब आप वापस आइए बाराबंकी मामले पर। मस्जिद कभी भी बनी थी, जैसा कि कहा जा रहा है कि 100 साल पुरानी थी, तो कब बनी थी भाई साहब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन सरकार ने जब पूछा तो होल्डर के पास कोई जवाब नहीं था कि उसने कब खरीदा, खरीदने के उद्देश्य क्या थे, यहाँ पे घर कैसे बनाया गया, मस्जिद कैसे बना ली गई, मजार कैसे बन गई। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, लेकिन पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था। सरकार के नोटिस का कोई जवाब नहीं होने के कारण एसडीएम ने जमीन को खाली करने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद पार्टी लखनऊ बेंच गई, जो कि इलाहाबाद कोर्ट की है। लेकिन लखनऊ बेंच में भी कोई एविडेंस प्रस्तुत नहीं करने की वजह से पिटीशन डिसमिस कर दी गई। एक बार फिर मामला वापस आता है एसडीएम के पास। यह मामला अप्रैल और मई के बीच का है। लखनऊ बेंच के द्वारा केस डिसमिस करने के बाद एसडीएम ने फिर कहा कि आप एविडेंस प्रस्तुत करें, देखने के बाद निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन एविडेंस प्रस्तुत न करने की वजह से एसडीएम ने दोबारा एक बार फिर से पिटीशन रद्द कर दी और जमीन को खाली करने का आदेश दिया। अब मैं समझता हूं कि मेरे देखने वाले, जो मेरे फॉलोवर हैं, जो मेरे विश्लेषण को समझते हैं, वो इस बात को आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के यह मामला मिसयूज ऑफ पावर का नहीं है, बल्कि इलीगल कंस्ट्रक्शन का है, जो कि 100 साल से ऊपर हो गए और यह बना हुआ था। तो सवाल यह भी उठता है कि पिछले 70 साल से जो सरकारें रही है वो अब तक क्या कर रही थी। अब आप समझिए कि योगी सरकार सिर्फ नारे, वादे और बातें नहीं बनाते हैं, बल्कि एक्शन भी करते हैं, जो कि यह काम आज से पहले 70 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। यह भी हमें विचार करना पड़ेगा। तो ऐसा निर्णय, ऐसा एक्शन आप बीजेपी पार्टी से ही कर सकते हैं, अन्य पार्टी से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो इसमें संदेश क्या है? इसमें संदेश है कि जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है, उस पे एक्शन बीजेपी पार्टी ही ले सकती है, और उसमें भी योगी जी जैसे सरकार ही ले सकती है। तो ये था पूरा विश्लेषण। मैं आशा करता हूँ यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।